हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। बहुत सारी कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ आ रही होंगी रोज। ठीक है। बहुत कुछ चल रहा होगा, दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा। कब होगा एग्ज़ाम, कितना खिसकेगा, क्या होगा। सिविल सर्विसेज खिसक गया तो ये भी खिसकेगा क्या। ठीक है। कंटिन्यू करना चाहिए तैयारियों में या ढील देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ और सोचना चाहिए। बहुत सारा माइंड में कंफ्यूजन चल रहा होगा, तो आज हम बात करेंगे उसी कंफ्यूजन के बारे में कि कैसे आपको इस टाइम को मैनेज करना चाहिए। ठीक है। इस टाइम आपको क्या करना चाहिए, और कुछ एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड, जैसे किसी ने बोला कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो उससे रिलेटेड। ठीक है। तो पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो 75-25 का रेशो है, आपको सबको पता है। ठीक है। 120 क्वेश्चन का आपका पेपर है, उसको 100 में पहले आप कन्वर्ट कीजिए। ठीक है। मान लीजिए आपके 120 में से 90 नंबर आते हैं, ये फाइनल नंबर, वन थर्ड जो नेगेटिव मार्किंग है उसको हटाने के बाद मान लीजिए आपने 96 क्वेश्चन किए और 4 आपके गलत हो गए। ठीक है। तो पहले तो उन 4 को हटा दीजिए 96 में से। 96 में से 4 गए, बचे 92। 92 में से आप जो 4 गलत है उनको हटाइए, तो जो 3 गलत क्वेश्चन है वो एक नंबर आपका पॉजिटिव वाला लेके जाएगा। तो 92 से आप आ गए 91 पे। फिर एक क्वेश्चन आपका और गलत बचा हुआ है 1/3। ठीक है। तो आपके नंबर कितने रह गए, 92/3 नंबर अगर आपके रह गए। अगर आपने 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और उसमें से सिर्फ 4 आपके गलत थे। हम एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए 90 नंबर लेके चलते हैं कि 90 नंबर आपके आए। 3/4 थे ये 120 में से, तो जब इसको आप कन्वर्ट करोगे 100 में से, तो ये आ जाएगा 3/4 100 का, यानी 75। ठीक है। मोटा मोटा एक 0.83 आता है। 100/120 करते हैं, तो हर जितने भी आपके नंबर आएंगे 120 में से आप उसको 0.83 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 100 में से मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। ये आपके 100 में से मार्क्स आ गए रिक्रूटमेंट टेस्ट में। उसके बाद है इंटरव्यू। ठीक है। इंटरव्यू में आपके 100 में से जो भी मार्क्स आएंगे उनको आप उतना ही रख लीजिए, लेकिन जो रेशो है वो 75-25 का है। तो जो आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स थे 100 में से, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ट्रिपल कीजिए। ठीक है। तो आपके 75 थे वहां पे, 100 में से उसको आप ट्रिपल करेंगे, आएगा 225, 225। ठीक है। और इधर आपके जो इंटरव्यू है उसमें जो आपकी कट ऑफ है, जैसे SC ST के लिए 40 नंबर आपको लाने ही है 100 में से, जनरल को 50 नंबर लाने ही हैं। ठीक है। ये तो आपका मिनिमम है। अगर आपके इतने नहीं आए तो वहीं पे इंटरव्यू से आपको डिस्क्वालीफाई आप हो जाओगे। लेकिन जनरली जो बैठे होते हैं लोग, वो इतना तो दे ही देते हैं, और आप इतना तैयारी करके जाते हो, कुछ तो आप आंसर दोगे ही। ठीक है। बदतमीजी तो करोगे नहीं, तो इतना तो हो ही जाता है कि आप जो है उनके आंसर थोड़े बहुत जितना दोगे, और जितना आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट में नंबर हैं तभी आप वहाँ बैठे हो, तो उस हिसाब से वो आपको पासिंग मार्क्स दे देते हैं। तो मान के चलते हैं कि आपके जनरल में वो 50 नंबर आपके पासिंग मार्क्स हैं, SC ST में आपके 40 नंबर पासिंग मार्क्स है। ठीक है। तो उतने आप लेके आगे बढ़े। मान लीजिए कि 50 नंबर में वहां से जस्ट पासिंग मार्क्स मान रहा हूँ, इधर से आपके आए थे 225। ठीक है। और उधर से आपके 50, तो आपके हो गए 275। ठीक है। 275 नंबर आपके आ गए। अब कट ऑफ क्योंकि इतनी ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है और इतनी ज्यादा हाइप पे पेपर चल रहा है, आप 4-5 महीने अगर पहले आप यूट्यूब पर सर्च करते दिसंबर नवंबर में, तो आपको शायद कुछ EPFO EO के नाम का नहीं मिलता। लेकिन आज बहुत मतलब भरमार है। ठीक है। हर चीज की स्ट्रेटजी से लेके हर चीज की बहुत ज्यादा, कई जगह के लोग कूद गए। SSC CGL, ठीक है, UPSC और बैंकिंग, सब जगह के लोग इसमें कूद चुके हैं। सब लोग अपना अपना पार्ट क्रिएट कर रहे हैं, और ये जो टाइम बीच में मिल रहा है इसमें और सब लोग पार्टिसिपेट करते जाएंगे। ठीक है। जितना जितना टाइम मिल रहा है लोगों को, उतना उतना लोग सोचते जाएंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो कंपटीशन दिन ब दिन टफ ही हो रहा है। कोई फायदा नहीं मिलने वाला है आपको इससे, ट्रांजिशन टाइम से। इससे लोग एंटर ही हो रहे हैं उसमें। ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था, 275 नंबर आपके हो गए, तो ये जो सिनेरियो पूरा चल रहा है इसमें आपके 65-70% तो कट ऑफ जानी चाहिए। ठीक है। इससे कम तो कट ऑफ नहीं जाएगी। तो 65% जो है, 400 मार्क्स हमने कर लिए 100 का ट्रिपल करके और 100 का सिंगल रख के। 400 का 65%, ठीक है, 400 का 60% होता है 240। ठीक है। 4×4 = 240, और 65 आप करोगे तो 260, यानी 260 से लेके आपके 280 के बीच में नंबर होने चाहिए टोटल 400 में से। अब वो आपने जब 90 मार्क्स वहां पे कैलकुलेट करे थे 120 में से, तब जाके तो आप एंटर हो रहे हो। ठीक है। लेकिन अगर आपके वहां पे 90 से कम आते हैं तो फिर इंटरव्यू में आपके आने चाहिए। इंटरव्यू की आप आज गारंटी नहीं ले सकते, इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर सकते कि उस 15-20 मिनट में क्या होगा, किस तरीके से आपको जज किया जाएगा। ठीक है। गारंटी आप ले सकते हो रिक्रूटमेंट टेस्ट की, उसी की आप बात कर सकते हो, उसी की आप तैयारी आज कर सकते हो। ठीक है। इंटरव्यू आज आपके हाथ में नहीं है,
और इंटरव्यू लास्ट में जाके भी क्या होगा आप नहीं कह सकते। रिक्रूटमेंट डेस्क का आपको एक पैटर्न तो पता है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होगा। इंटरव्यू में कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम एक पासिंग मार्क्स लेके चलते हैं कि 50 नंबर अगर जनरल को मिले, ठीक है, मान लीजिए कि 60 मिल गए, तो 60 भी हो गए, तो इधर से तो आपको 260 में एंट्री करने के लिए 200 नंबर तो चाहिए, ठीक है। और हमेशा से मैंने कहा है कि आप लास्ट सीट को मत पकड़िए। 421 में से 421वीं सीट को अगर आप पकड़ने बैठेंगे तो आप कहीं नहीं रह पाएंगे, ठीक है। आप पकड़िए हमेशा फर्स्ट सीट को, ठीक है। अगर आप फर्स्ट सीट को पकड़ने निकलेंगे तो आप गिरेंगे भी, तो गिरते गिरते भी लास्ट वाली आपके पकड़ने में आ जाएगी, ठीक है। तो हमेशा तैयारी ये मान के करनी है कि फर्स्ट रैंक के लिए फर्स्ट नंबर की तैयारी करनी है, तब जाके आप गिरते गिरते पकड़ोगे। तो ये सारा एग्जाम पैटर्न है। अगर अब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि जो भी आपके 120 में से आएंगे उसको आप 100 में कन्वर्ट करके ट्रिपल करोगे। इंटरव्यू में जो आएगा उनको मिला के आपके नंबर टोटल जो है वो आप एंटर हो जाओ। उसके लिए आपके 260 से 280 के बीच में आने चाहिए, ठीक है। 260 के तो ऊपर आने ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की बात है। अब हम बात करते हैं आज का जो ट्रांजिशन टाइम, इसको मैं नाम दूं या गैप टाइम, इसको आप जो भी आप कहो कि ये कंफ्यूजन का टाइम है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? देखिए, पहले अगर आप लोगों को पता हो कि पहले एनआईटीज के लिए अलग एक पेपर होता था AIEEE, और आईआईटीज के लिए अलग एक पेपर होता था IIT JEE, ठीक है। तो अलग से AIEEE की भी कोचिंग होती थी, अलग से IITs की भी कोचिंग होती थी। जो बच्चे AIEEE की तैयारी करते थे उनके दो रिजल्ट हो सकते थे, या तो वो AIEEE में सेलेक्ट हो जाएंगे या कहीं नहीं होंगे, ठीक है। जो बच्चे IIT की तैयारी करते थे वो या तो IIT में हो जाएंगे, या फिर वहां से गिर के वो AIEEE में हो जाएंगे, या फिर उनका कहीं नहीं होगा। लेकिन ऐसे भी कुछ बच्चे होते थे जो तैयारी करते थे AIEEE की, लेकिन सिलेक्शन उनका IIT में हो जाता था। ऐसा कैसे होता था? क्योंकि उन लोगों की लगन इतनी होती थी, वो लोग ये नहीं मान के करते थे कि हम AIEEE की तैयारी कर रहे हैं, वो यही मान के करते थे कि हम IIT कर रहे हैं। उनके कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते थे, कंसेप्चुअल नॉलेज इतनी अच्छी हो जाती थी उनको पढ़ते पढ़ते, कि वो तैयारी AIEEE की कर रहे हैं, कोचिंग AIEEE की जा रहे हैं, लेकिन वो लास्ट में जाते जाते IITs में रैंक बना जाते थे, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब भी आप पढ़ते हैं, ईमानदारी से अगर आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कोई बैठ के आपको देख रहा है, ये आप मान के चलिए। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, तब भी कहीं ना कोई आपको देख रहा है, ठीक है। दोनों ही केस में आपको कहीं ना कहीं से देखा जा रहा है। और जिसको लगता है कि भाई इसने तैयारी NIT की भले ही की है, लेकिन इसने इतनी पढ़ाई की कि इसको IIT मिल जानी चाहिए, तो वैसा हो जाता था, ठीक है। मेरे तो साथ में कई दोस्तों के साथ ऐसा हुआ था, मेरा कहीं नहीं हुआ था, लेकिन AIEEE वालों का IIT में भी होता है। ऐसा ही रिसेंटली राजस्थान का एक केस है कि उस बंदे को DYSP, ये रैंक बड़ी अच्छी लगती थी, यानी डिप्टी SP। तो जब से वो उसने ये सपना देखा, जब से वो तैयारी के फील्ड में आया, उसने DYSP उसके दिमाग में रहा कि मुझे जो है राजस्थान में RPS क्लियर करके, मतलब RIS क्लियर करके, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और मुझे जो है DYSP बनना है। लेकिन उसकी लगन इतनी रही कि राजस्थान में तो RIS के रिजल्ट अटकते गए, सरकारें आती गई जाती गई, रिजल्ट अटकते रहे। लेकिन उससे पहले उसकी लगन से उसने IAS क्लियर कर लिया, और वहां से उसको IPS बन गया वो, और डिप्टी SP के ख्वाब देखता वो रहा, लेकिन वो SP बन गया, ठीक है। तो उसने ये कहा कि मैं जब से देखा, मैंने SP का तो ख्वाब भी नहीं देखा था, लेकिन डिप्टी SP बनते बनते उससे पहले मैं SP बन गया, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ कुछ है। देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं EO की, अभी ऐसा नहीं है कि मतलब अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो अभी तक APFC का फॉर्म आ भी गया होता, जो सेम पैटर्न पे सेम तरह का एग्जाम है, जो आपको सिविल सर्विसेज की पोस्ट दे रहा है, ग्रेड A की पोस्ट देने वाला है, सेम उसकी यही सारी चीजें हैं। तो ये जो टाइम है, यही टाइम कुछ लोगों को जीरो से हीरो बना देगा, कुछ लोगों को हीरो से जीरो बना देगा। बहुत सारे खरगोश जो पहले से भाग रहे थे वो इस टाइम पे सो जाएंगे और मौका देंगे बहुत सारे कछुओं को आगे निकलने का, ठीक है। उसी तरह बहुत सारे लोग जो है समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे, और बहुत सारे लोग जो अभी स्टार्ट करेंगे लेकिन इतनी तेजी से करेंगे और उनकी तैयारी में दम होगा कि वो क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। और जो पहले से कर रहे थे और नहीं ब्रेक करेंगे, वो EO की करते करते APFC कर जाएंगे। तो वही सारा पैटर्न यहाँ चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप जिसकी तैयारी करेंगे वही आपको मिलेगा। आप ब्रेक नहीं करेंगे अपनी तैयारियों को तो हो सकता है आपको कुछ और अच्छा मिल जाए, आपके लिए ईश्वर ने कुछ और अच्छा सोचा हो, ठीक है। तो गलती से भी ये मत सोचना। लगातार मेरे पास कई क्वेश्चन आते रहते हैं, सर पेपर खिसकेगा क्या, सर कितना खिसकेगा क्या, अभी कितना टाइम है सर, कितना क्या करना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे कोरोना से रिलेटेड न्यूज आती रहती हैं, ठीक है।
मजदूर बहुत परेशान हैं, कोटा से छात्रों को बुलाया गया है। तो एक बहुत बड़ा तबका है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी बच्चे हैं, वो भी पढ़ते हैं कई जगह, ठीक है। दिल्ली में बहुत, मुखर्जी नगर आप सबने सुना ही होगा, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे दिल्ली में हैं, ठीक है। और कम से कम हर राज्य की राजधानी में तो है, जैसे जयपुर में, लखनऊ में, सब जगह तो बच्चे पढ़ने आते ही हैं अपने शहरों से उठ के। तो ऐसा तो नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी अपने घर बैठ के लोग करते हैं, वो भी बाहर जाके करते हैं। लेकिन क्या एक न्यूज आपने सुनी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे परेशान हैं, वो कह रहे हैं हमें घर भेज दो या घर बुला लो? क्योंकि देखिए यही एक पैटर्न है, यही एक जगह है जहाँ के लोगों से समझदारी की उम्मीद की जाती है। क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आपको सिस्टम की पता है कि उसको क्या परेशानी आती है, उसको क्या दिक्कतें आती है, तो वो समझ के एक्शन लेते हैं। इसीलिए आपको दिखाई दे रहा है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। यूपीएससी वाले अगर पूछ भी रहे हैं कहीं पे, तो यही पूछ रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। बाकी उनको किसी से चीज से मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि एक दिन तो आएगा, ऐसा तो नहीं है कि यही सब खत्म हो जाएगा। एक दिन आएगा जब परीक्षाएं होंगी, और यूपीएससी तो लेने को तैयार बैठी है, ठीक है। वो तो सामान्य होते ही लेगी, वो तो ऐसी संस्था जो ज्यादा ब्रेक करती नहीं है। तो अक्टूबर में नहीं होगा, नवंबर में हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा? एक दो महीने से इतने बड़े पेपरों में फर्क क्या पड़ने वाला है? एपीएफसी का नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा, 2 महीने बाद आ जाएगा, 3 महीने बाद आ जाएगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा? अगर आप तैयारी करते रहेंगे तभी वो जादू होगा जो मैंने आपसे बोला कि AIEEE करते करते IIT में हो जाता था बंदा, और डिप्टी एसपी बनने की सोचते सोचते वो एसपी बन गया। तो ये सब चीजें तभी होती हैं जब आप लगातार लगे रहते हैं, जब आप लगातार करते रहते हैं। अगर आप अभी आप खरगोश हैं, कछुए हैं, आप ही जानते हैं, लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी मौका दिया किसी को, तो बहुत सारे, बहुत तेजी से लोग आप देखोगे लगातार कूद रहे हैं और लगातार आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो कभी भी पेपर हो, कुछ भी हो, मेरा तो आपसे यही कहना होगा कि बिल्कुल ब्रेक मत कीजिए। जो आप कर रहे थे उसको करते रहिए, 7 इफेक्टिव आवर्स मिनिमम देते रहिए, इससे नीचे मत जाइए, और अपना बिल्कुल रिदम ब्रेक मत होने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा सिलेबस आपका 2 बार और रिवीजन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, कोई इसमें बुरा कुछ नहीं होगा। और आप जितना फोकस होकर, जितना अच्छे तरीके से जाएंगे पेपर देने, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और साथ में पीछे पीछे जो पेपर आ रहा है वो आपको इसी तरह का अच्छी रैंक देने वाला है, इससे सीनियर रैंक देने वाला है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आपका क्या होगा। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में पढ़ना है। तो वो काम जो आपके हाथ में है उसको आप करते रहिए, बिल्कुल ब्रेक मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि यू नेवर नो कि आपकी किस्मत में क्या है। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा, कहीं भी पेपर जाए आप अपना फोकस मत हटाइए, पढ़ते रहिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ।